अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज हम CS 201 के मिड टर्म के हवाले से जो इसके इम्पोर्टेंट तरीन 50 MCQs हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। वैसे भी हमारा जो चैनल है वो प्रिपरेशन के लिहाज से मशहूर है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो आप भी अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हैं जो आपको जो है ना बेस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज को स्टेट करती हैं, जिनमें है आ सेट ऑफ द रूल्स दैट डिफाइन हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक ऐसा रूल्स है, सेट का ऐसे रूल्स हैं जो बताते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे लिखना है। दूसरा ये है फिज़िकल डिवाइस यूज टू स्टोर कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऐसी फिज़िकल डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरा है टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है यूज़ फॉर ब्राउजिंग इंटरनेट, जो कि इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज़ फॉर डिज़ाइनिंग यूज़र इंटरफेस, या फिर ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो कि यूज़र इंटरफेस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो पहले वाला बनेगा कि एक सेट ऑफ रूल्स का जो सेट होता है जो डिफाइन करता है कि हमारे जो कंप्यूटर है उसके प्रोग्राम कैसे लिखने हैं। अपने दूसरे MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोग्राम। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, खसूसियात नहीं है एक गुड प्रोग्राम की। सबसे पहले इफ़िशेंसी, ज़ाहिर सी बात है कोई भी प्रोग्राम है उसकी इफ़िशेंसी लाजमी होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिलेबिलिटी, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा हमारे पास आता है मेंटेन एबिलिटी, ठीक है जी। तो इफ़िशेंसी भी हमारे पास लाजमी होनी चाहिए, हमारे पास रिएबिलिटी भी लाजमी होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास मेंटेन एबिलिटी भी लाजमी होनी चाहिए। जो हमारे पास आंसर आता है वो कम्प्लेक्सिटी आता है, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं आपका प्रोग्राम होना चाहिए तो आपका प्रोग्राम अच्छा है। नेक्स्ट अपने स्लाइड पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर। सबसे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम का क्या पर्पज़ है? टू ऑप्टिमाइज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। आपने जो है ना वो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज़ करना है। दूसरा आपके पास टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन कोड, या फिर आपने जो प्रोग्रामिंग कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, या फिर सोल्व प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने जो इंस्ट्रक्शन है हदायत उनको सीक्वेंस के साथ देना है और आपने जो प्रॉब्लम आपके पास है ना उसे स्टेप बाय स्टेप हल करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टू डिज़ाइन अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या फिर आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस का इस्तेमाल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सेट स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सीक्वेंस यूज़ करते हुए। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इज़ मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है कि सबके कौन सा वेरिएबल जो है नाम मोस्ट ऑफ बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता वेरिएबल। सबसे पहले माय वेरिएबल, दूसरा मेरे पास जो है वो डैश लगा के वेरिएबल डाला गया, फिर हमारे पास एक इंटीजर्स लेके फिर वेरिएबल डाला गया, चौथा हमारे पास वेरिएबल इंटीजर बाद में डाला गया। तो आपने पढ़ा होगा पहले या दूसरे चैप्टर में कि आपके पास जो दो वेरिएबल है ना, जो करैक्टर है उससे पहले कभी भी आप इंटीजर नहीं लगा सकते, तो आपके पास वो प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास जो टू वेरिएबल है ना वो हमारे पास सही आंसर है, क्योंकि कभी भी कोई प्रोग्राम बनाएं और उसमें हम वेरिएबल को काउंट करें तो वेरिएबल से पहले कभी भी इंटीजर्स का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू डैट कैन बी स्टोर्ड इन
एन अनसाइंड बाइट वेरिएबल। कहता है कि एक अनसाइंड जिसे हमने साइन नहीं किया हुआ वो एक वेरिएबल है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। सबसे पहले 128, दूसरी हमारे पास 255, तीसरी हमारे पास 256, चौथी हमारे पास 512। इसका आंसर देखते हैं। जो हमारे पास 255 आता है कि हमारे पास 255 मैक्सिमम बाइट्स हैं जो हम एक अनसाइंड वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। हमने मॉड्यूल लेना है 7/3 का, तो मॉड्यूल आपको लेना आता होगा। इसका हमारे पास मॉड्यूल आएगा 2। पहला जी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास जो इसका आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म डिवीजन एंड गेट द कोफिशिएंट इज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है कि इनमें से कौन सा हमारे पास प्रोग्राम है, ऑपरेटर है जो डिवीजन भी करता है और कोफिशिएंट भी हम उससे ले सकते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग में। हमारे पास ये आ जाता है निशान, फिर हमारे पास ये मॉड्यूल का आ जाता है, फिर हमारे पास स्टार का आ जाता है, फिर हमारे पास प्लस का आ जाता है। तो हमारे पास ये जो है ना ये तकसीम का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन देखें ज़रा ध्यान से। कहता है इंट x इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास एक इंट है, इंटीजर लिया जो कि 5 के इक्वल है, और अगर हम कहें कि वो जो हमने इंटीजर लिया है वो 10 से, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट लगा दी हमने इफ़, आप जानते हैं कि इफ़ जो है वो स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास x जो है वो 10 से बड़ा है तो आपने काउंट करना है कि x इज़ ग्रेटर दैन 10। ठीक है जी। अगर x 5 से बड़ा है तो आपने काउंट करना है कि x इज़ ग्रेटर दैन 5। या फिर अगर मेरे पास x जो है ना वो या फिर हमने एल्स कह दिया है तो हमारे पास x छोटा आएगा या फिर इक्वल आएगा 5 के। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन हमारे पास होती है। देखिए यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 5। पहली कंडीशन तो गलत हो गई क्योंकि हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल है 5 के। तो x कभी भी जो 5 है कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 10 से। पहला गलत हो गया। और 5 से बड़ी रकम 6, 7, 8 आ जाती है तो वो भी 5 के इक्वल नहीं है। दूसरा भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो तीसरा है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर x इज़ ग्रेटर दैन 10, x इज़ ग्रेटर दैन 5, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 या फिर नो आउटपुट। तो हमारे पास जो तीसरी है ना वो हमारे पास आ जाएगी x इज़ लेस दैन और इक्वल टू दी 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ यूज फॉर लॉजिकल एंड इन प्रोग्रामिंग। हमारे पास लॉजिकल एंड के लिए कौन सा जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया जाता है। एंड या फिर हाइफन लगाया जाता है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है या फिर हमारे पास अकेला एंड लगाया जाता है। तो हम जब इसमें यूज़ करें तो हम डबल एंड का इस्तेमाल करते हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। विच लूप इज़ सूटेबल व्हेन द नंबर ऑफ द इटरेशंस इज़ नाउन इन एडवांस। कहता है कि इनमें से कौन सा लूप है वो सूटेबल होता है जब हमने इटरेशंस को ना वो एडवांस तौर पर इस्तेमाल करना है। फॉर लूप आ जाता है, डू वाइल लूप आ जाता है, वाइल लूप आ जाता है या फिर हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है। डू वाइल लूप नहीं जी, वाइल लूप नहीं है। हमारे पास फॉर लूप जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फॉर लूप इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी हमें फंक्शन दिया गया है। कहता है अगर इंट आई इंट हमारे पास एक इंटीजर है जिसे हम आई कहते हैं, वो इक्वल है आई के, और हम कहते हैं कि इंट जो आई है ना वो लेस देन 5 आई, लेस देन 5 आई या फिर इक्वल देन 5 आई। तो आपने काउंट करना है कि हमारे पास इंट आई प्लस और फिर हमने प्लस प्लस एंडल भी आप लगा सकते हैं। एंडल लगाते तो दूसरी वैल्यू जाननी थी। चलें ठीक है। 1 2 3 4 5 आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा, 1 1 1 1 आएगा या फिर 1 2 3 4 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 आएगा कि हमारे पास इंट आई 1 से शुरू हो रहा है और 5 के इक्वल है या 5 तक है। तो हमारे पास लूप चलता रहेगा। पहले 1 आएगा, फिर उसमें जमा होगा 1, फिर देखेगा इसमें एक और जमा हो सकता है 3, फिर देखेगा 5 के इक्वल नहीं, फिर 4, फिर देखेगा 5 के इक्वल नहीं, फिर उसमें एक और जमा करेगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। जब हमारे पास 5 आ जाएगा तो फिर कहेगा जी हमारे पास लूप ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच लूप स्ट्रक्चर इज़ ग्रांटेड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन से। इनमें से कौन सा जो हमारे पास लूप है वो एक बार ग्रांट किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर लूप,
वाइल लूप, डू वाइल लूप या फिर हमारे पास इफ स्टेटमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डू वाइल लूप। तो देखते हैं जी, डू वाइल लूप हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो एक ऐसा लूप स्ट्रक्चर है जो ग्रांटेड किया जाता है एट लीस्ट वन से एक बार। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर भी अगर हमें मिला तो हम लाजमी देखेंगे। ये देखें जी, डू वाइल लूप का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। कहता है इंट अगर हमारे पास 10 हो तो आपने डू लगाना है कि आप काउंट करें। काउंट क्या करना है, आई को काउंट करना है, आई में से माइनस करना है 2, आई में से इक्वल माइनस करना है 2। तो आपने तब बताना है कि आई हमारे पास 0 से बड़ा होगा, वाइल जब हमारे पास आई जो है वो 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा 0 से। तो हम देखते हैं 10 में से -2 निकलेगा तो हमारे पास जो है ना वो 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू ठीक होगी हमारे पास। आंसर देखते हैं, हमारे पास 10 से शुरू होगी, 8 6 4 2 0। हमारे पास ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन में जो रिटर्न की स्टेटमेंट है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं। टू डिटरमाइन द फंक्शन एग्जीक्यूशन, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं टर्मिनेट यानी शुरू करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को। नहीं जी, फिर हम टू आउटपुट अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, हम जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू की आउटपुट लेना चाहते हैं। तीसरा ये है टू पास द फंक्शन एग्जीक्यूशन टेम्परेरी, हम टेम्परेरी तौर पर या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पर हम जो है ना वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन को पास करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टू स्किप द रेस्ट ऑफ द फंक्शन कोड, या फिर हमारा कोड जो है वो रेस्ट पर आ गया है तो हम उसे क्या करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं। तो ये पहले दो बिल्कुल गलत हैं, पहले जो लास्ट वाले 2 हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमारे पास पहला भी गलत है क्योंकि रिटर्न के लिए हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं रन, तो हमारे पास जो है टू आउटपुट अ वैल्यू फ्रॉम दी फंक्शन आ जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या आएगा, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो हम जो है ना वो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास मेथड है, फंक्शन है, डेफ है या फिर वॉइड है। तो हम फंक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अरेज। इनमें से कौन सी जो हमारे पास स्टेटमेंट है अरेज के मतलब ट्रू है। देखते हैं जी, सबसे पहले आते हैं अरेज कैन ओनली स्टोर एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। अरेज जो हैं वो एक जैसे जो डाटा टाइप्स हैं उनका जो एलिमेंट्स हैं उनको जो स्टोर कर सकते हैं। फिर अरेज कैन डायनामिकली रीसाइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हम डायनामिक होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाना, तो वो एक अपने आप को रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन के दौरान। एग्जीक्यूशन होता है कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है। तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा क्या आता है, अरे कैन नॉट बी यूज टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू, के अरे जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। चौथा ये है अरे आर लिमिटेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के अरे जो है ना वो लिमिटेड होती हैं किसी भी नंबर को फिक्स करने के लिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो अरेज कैन ओनली स्टोर एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप, के अरेज जो है वो सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर हमारे पास आ गया, अगर हम इंट नंबर है हमारे पास वो 1 2 3 4 5 है, तो आपने काउंट करना है हमारे पास नंबर जो 2 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 3 आएगा। ठीक है जी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें से 3 आएगा। पहला स्किप हो जाता है, फिर 1 फिर 2। देखें, पहला 0 फिर 1 फिर 2। अगर मैं आपको समझा सकूं तो पहला हमारे पास क्या आता है, पहले में हमारे पास आएगा जी 0 आएगा, इसमें हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा। तो अगर हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है तो दूसरा हमारे पास जो नंबर है वो आ रहा है 3। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी मैं इसे ज़रा रेज कर लूँ किधर,
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस पॉइंट बाय अ पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। या फिर कहता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है ना वो पॉइंटर के एड्रेस पर पॉइंटेड की जाती है किसी भी सी वैल्यू में या सी प्लस प्लस वैल्यू में। तो हमारे पास एंड आ जाता है, स्टैरिक आ जाता है, या फिर हमारे पास ग्रेटर देन आ जाता है विद हाइफन, या फिर हमारे पास ये नंबर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से हम स्टैरिक का यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंटर की वैल्यू को पॉइंटेड करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा फंक्शन आ गया। कहता है अगर हमारे पास इंट है एक, उसमें x इक्वल है 5 के, आपने इंट यूज़ करना है स्टैरिक का और पॉइंटर इज इक्वल टू, आगे हमारे पास x दिया गया है एंड x। ठीक है, पॉइंटर इज इक्वल एंड x किसके इक्वल होगा, आपने काउंट करना है इस पॉइंटर को। ठीक है जी। ये देखें, अब ये जो स्टार है ये क्या करेगा, ये स्टार जो है वो पॉइंटर की, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटीजर की जो वैल्यू है ना उसे स्टोर कर लेगा और एंड के आगे रख देगा। और एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है। देखते हैं जी, 5 आएगा, 0 आएगा, या फिर एड्रेस ऑफ एक्स आएगा, एक्स का एड्रेस आएगा, या फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 5। 5 कैसे आया, मैंने समझाया कि जब हमने यहाँ पर स्टार लगाया तो इस स्टार ने क्या किया कि इंट की जो पहली वैल्यू है उसे ला के यहाँ पुट कर दिया एंड के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 5 आएगा। फिर हमने इसे काउंट करवा लिया। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का रिज़ल्ट क्या आएगा, सॉरी वो कोड मुझसे मिस हो गया है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे टू डिलीट आ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इन सी प्लस प्लस। इनमें से कौन सा जो करेक्ट वे है किसी भी डायनामिकली मेमोरी में से जो है ना आपने डिलीट करना है, सॉरी डिलीट आ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। आपने जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है ना, जो मेमोरी आपको नज़र आ रही है वो आपने सी प्लस प्लस में से डिलीट करनी है। तो उसमें कौन सा हमारे पास जो ऑपरेटर है वह यूज़ होगा, या फिर असल जो है ना वो तरीका क्या है। तो सबसे पहले डिलीट पीटीआर, फिर हमारे पास डिलीट साथ आपने ब्रैकेट्स लगानी है, फिर आपके पास फ्री पीटीआर, फिर आपके पास रिलीज़ पीटीआर। तो यहाँ पर हमारे पास डिलीट साथ ये ब्रैकेट्स और फिर हमारे पास पीटीआर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। कहता है इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो स्ट्रक्चर को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले क्लास आ जाता है, फिर हमारे पास स्ट्रक्ट आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है टाइप डिफ, फिर हमारे पास आ जाता है जी डिफ। तो इनमें जो हमारे पास स्ट्रक्ट है ना वो इस्तेमाल होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बताने के लिए। चलें जी, स्ट्रक्चर की आपके सामने मैं मिसाल रख देता हूँ कि हमने स्ट्रक्चर लिया और एक पॉइंट लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर लिया साथ पॉइंट लिया और इंटीजर इसमें रखे, एक इंटीजर x लिया, एक इंटीजर y लिया। ठीक है जी। अब हमने पॉइंट p में जो है ना p और पॉइंट p में ना हमने px रखा 2py जो है ना वो इक्वल रखा 5 के। दोबारा देखें, हमने स्ट्रक्चर पॉइंट एक इंट x लिया, एक इंट y लिया। अब उस पॉइंट यानी जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें हमने p जो है ना एक p यानी पहला p, उसमें p डॉट x किसके इक्वल रखा 2 के, यानी x एक्सिस किसके इक्वल रखा 2 के। फिर हमने p डॉट y किसके इक्वल रखा, वो हमने रखा 5 के, यानी x की जगह जो इंटीजर आएगा वो 2 आएगा और y की जगह जो इंटीजर आएगा वो 5 आएगा। फिर आपने px इसको आपने जो है ना वो करना है, काउंट करना है, सी आउट करना है, फिर आगे आपने हाइफन लगाना और ये लगानी है, फिर आपने फिर पी वाई को जो है ना वो सी आउट करना है। देखते हैं जी, सबसे पहले 0 0 आएगा, 2 5 आएगा,
गार्बेज वैल्यू आएगी या फिर आपके पास एरर आएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो 25 हमारे पास आंसर आएगा। अगर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट बहुत लाजमी होते हैं, आपके लाइक्स बहुत लाजमी होते हैं, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो आपसे ये इल्तिजा है कि आप जब भी वीडियो देखें उसे एक बार लाइक पर क्लिक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपके उसमें कोई पैसे नहीं लगते, हमारी फेवर हो जाती है और आपको भी आगे से नई नई वीडियोस इंशाल्लाह और अच्छी वीडियोस अच्छी क्वालिटी में मिलना शुरू हो जाएंगी। Which header file is required to perform file handling operator in C++? इनमें से कौन सी जो हेडर फाइल है वो C++ लैंग्वेज में परफॉर्म करती है हैंडलिंग ऑपरेशन? हमारे पास F फाइल होती है, स्टूडियो H, या फिर IO स्ट्रीम, या फिर हमारे पास F स्ट्रीम, या फिर हमारे पास फाइलियो स्ट्रीम, फाइल IOH। ये हमारे पास फाइल्स हैं। तो हमारे पास जो F स्ट्रीम है ना, वो हमारे पास हेडर फाइल होती है किसी भी हैंडलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। हैंडलिंग ऑपरेशन अगर हमने यूज़ करना है तो उसको F फाइल, ठीक है जी, F स्ट्रीम। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। विच मोड इज़ यूज टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग एंड ट्रंकेट इट्स कॉन्टैक्ट इफ़ इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन सी या C++? कहता है अगर हमारे पास एक कंटेंट है जो ऑलरेडी C में या C++ में है, तो हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे कि हम या तो उसे राइट कर सकें या तो हम उसे ट्रंकेट कर सकें। तो सबसे पहले है iOS ऐप, फिर हमारे पास iOS इन, फिर हमारे पास iOS आउट, फिर हमारे पास iOS ट्रॉन। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो iOS आउट आता है। आउट इसलिए आता है कि हमने क्या करना है, इसमें से जो ऑलरेडी उसमें मौजूद है उस कंटेंट को बाहर निकालना है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। विच फंक्शन इज़ यूज टू चेक इफ़ अ फाइल स्ट्रीम हैज़ रीच द एंड ऑफ द फाइल इन C++? कहता है कि कौन सी जो फाइल स्ट्रीम है, कौन सा फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास कोई फाइल स्ट्रीम है वो रीच कर चुकी है फाइल के एंड पर, आखिर पे पहुंच चुकी है। तो उसको हमने फाइंड कैसे करना है? सबसे पहले हम एंड ऑफ फाइल ये लगाएंगे, या फिर हम लगाएंगे एंड OF, या फिर हम लगाएंगे एंड, या फिर हम लगाएंगे इज़ एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है एंड EOF, एंड ऑफ फाइल। हम सिंप्लीफाई इसकी एब्रीवेशन लिखते हैं और साथ स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट रिकर्शन के या रिकरियन के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? रिकरियन इज़ एन एटिरेटिव प्रोग्रामिंग तकनीक। हमारे पास जो रिकरियन है वो हमारे पास एटिरेटिव प्रोग्रामिंग तकनीक है। या फिर रिकरियन ऑलवेज यूजेस अ लूप स्ट्रक्चर, या फिर हम जब रिकरियन का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर रिकरियन इन्वॉल्व अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, या फिर हमारे पास जो रिकरियन है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि फंक्शन खुद को ही बार बार बुलाए, खुद को ही बार बार रिपीट करे। तो ऐसा वैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है। फिर हमारे पास रिकरियन इज़ ओनली एप्लीकेबल टू मैथमेटिक कंप्यूटेशन, या फिर रिकरियन जो है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर सिंपल है कि हमारे पास रिकरियन इन्वॉल्व अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास फंक्शन आ गया है इंट, हमने फिक्टोरियल लिया है, ये उसी रिकरियन का एक मिसाल भी है। हमने फिक्टोरियल लिया है और साथ इसके अंदर रखा है इंट n, ठीक है। अब जो n है वो इंटीजर हो सकता है। हमने सबसे पहला कहा है कि इंट इक्वल है 0 के, इक्वल है 0 के, और रिटर्न किया है 1 के। या फिर आपने कहना है कि इन रिटर्न n का आपने फिक्टोरियल लेना है और n में से माइनस करना है 1, तो आपने काउंट करना है फिक्टोरियल 5। आपने 5 का फिक्टोरियल फाइंड करना है। तो क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, या फिर 120 आएगा। तो हमारे पास 5 का जब हम n में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास 120 आ जाएगा, यानी हमारे पास 2 था तो 2 की पावर 5 120 आ जाएगा। ये हमारे पास 120 आंसर आया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट ओवर अरेज? अगर हम लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करें अरेज की बजाय तो हमें क्या बेनिफिट होगा? लिंक्ड लिस्ट हैव कांस्टेंट टाइम एक्सेस टू एनी एलिमेंट।
हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो कांस्टेंट टाइम रखती है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, या फिर लिंक्ड लिस्ट है वह फिक्स साइज़, या फिर हमारे पास लिंक लिस्ट जो है उसका साइज़ जो है वो फिक्स होता है। या लिंक लिस्ट अलाउज फॉर एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स, या फिर हमारे पास लिंक लिस्ट है वो अलाउ करती है कि हम इफ़िशेंट जो है इंसर्शन दें, या फिर यानी उस फाइल में कोई चीज़ ऐड कर सकें, या डिलीशन, या फिर उसमें से कोई चीज़ डिलीट कर सकें। नेक्स्ट लिंक्ड लिस्ट है वह लोअर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कहता है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है ना वो कम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी रखती है, स्पेस उसकी कम होती है। तो इसका आंसर देखते हैं जी, हमारे पास इसका आंसर आएगा कि लिंक लिस्ट अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीट ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है ना वो उसमें हम एलिमेंट्स एज आ लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं और एज आ लिस्ट आउट हम डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ आ लिंक लिस्ट। अगर हमने लिंक लिस्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो किस लिए इस्तेमाल होती है, वो इंसर्ट करने के लिए होती है या फिर डिलीट करने के लिए होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी व्हाट इज़ टाइम फॉर, ये हमारे पास कितना टाइम होता है जो है ना इंसर्शन के लिए, 0 1, या फिर हमारे पास 0 n, या फिर हमारे पास O log n, या फिर हमारे पास O n की पावर 2। तो हमारे पास यहाँ पर 0 1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट। अगर हम सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। एफिशिएंट रैंडम एक्सेस टू द एलिमेंट्स, जो रैंडम एफिशिएंट होती है, जो एक्सेस होती है एलिमेंट्स की वो रैंडम होती है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स। हाँ, हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंसर्ट करने की किसी भी एलिमेंट को या डिलीट करने की वो कम हो जाती है। फिर हमारे पास हायर मेमोरी ओवरहेड कंपेयर टू अरेज, कि हमारे पास इसको जो है ना अरेज के मुकाबले में ज़्यादा मेमोरी चाहिए। फिर हमारे पास कम्प्लेक्सिटी इज़ इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशन, के हमारे पास कम्प्लेक्सिटी एक इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेटर है। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, लिमिटेड हो जाती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें चीज़ें इंसर्ट करना या फिर इसमें से डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। चलें जी नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन अ क्वी, इनमें से कौन सा जो ऑपरेटर है वो क्वी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आता है इन क्वी, फिर हमारे पास डी क्वी, फिर हमारे पास पुश, या फिर हमारे पास पीक। तो हमारे पास जो पुश है ना वो इस्तेमाल होता है कि हम इन क्वी में हम पुश जो ऑपरेशन है वो नहीं परफॉर्म कर सकते। बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री के बारे में देखते हैं। आ ट्री विद ओनली 2 नोड्स, ऐसा ट्री जिसके सिर्फ 2 नोड्स हों। आ ट्री विद एग्जैक्टली 3 लेवल्स, या फिर ऐसा ट्री जिसके 3 लेवल हो। आ ट्री विद मोस्ट 2 चिल्ड्रंस फॉर ईच नोड, ऐसा ट्री जिसके पास हर नोड के लिए 2 चिल्ड्रन हो कम से कम। या फिर आ ट्री विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 2, या फिर हमारे पास एक ट्री है जो कि मैक्सिमम हाइट रखता है 2 की। तो हमारे पास जो है मोस्ट 2 चिल्ड्रन फॉर ईच नोड, के हमारे पास एक ट्री है वो विद एड मोस्ट बहुत सारे नोड्स रखता है 2 चिल्ड्रन फॉर ईच नोड, हर एक नोड के लिए 2 चिल्ड्रन रखता है बहुत सारे। व्हाट इज़ लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री, हमारे पास जो लीफ नोड है बाइनरी ट्री में वो क्या चीज़ है देखते हैं। सबसे पहले दी रूट नोड ऑफ ट्री, के हमारे पास जो रूट है नोड की किसी भी ट्री की। नोड विद एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, ऐसी नोड जिसके एग्जैक्टली 2 बच्चे हो। नोड विद नो चिल्ड्रन, ऐसी नोड जिसके कोई बच्चे ना हो। एंड आ नोड विद ओनली 1 चाइल्ड, या ऐसा नोड जिसका एक चाइल्ड हो। यानी हमारे पास एक ट्री है उसका नोड है, यानी आखिर वो क्या होगा, किसी भी ट्री की जो रूट होगी वो होगी, या फिर इसके अलावा 3 एग्जांपल दी हुई हैं। तो आ नोड विद नो चिल्ड्रन, ऐसा नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। यानी आगे से देखें ट्री के 2 चाइल्ड हैं तो जो नोड से लगे होते हैं, लेकिन नोड के आगे से कोई चाइल्ड नहीं है तो वो हमारे पास नोड होगा। What is the time complexity for inserting a node into a binary search tree BTS with n nodes? कहता है कि हमारे पास n नोड यानी बहुत सारे हों, और क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी नोड को एक बाइनरी सर्च ट्री में।
तो उसके ऑप्शन आ जाते हैं O1, फिर हमारे पास O log n, फिर हमारे पास ON, या फिर हमारे पास ON का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर वो है O log n। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अ ग्राफ इन डाटा स्ट्रक्चर। हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में ग्राफ क्या चीज़ है। सबसे पहले आ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास हेयर आर्चिकल डाटा स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, या फिर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर सॉर्टिंग। ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉर्टिंग के लिए चुनने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जो है ना और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ। ग्राफ में वर्टेक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है ना, उसका वर्टेक्स क्या होगा, उसके एंड्स होंगे। ठीक है जी। नोड दैट रिप्रेजेंट एन एज, एक ऐसा नोड जो एज रिप्रेजेंट करता है, या फिर आ नोड दैट रिप्रेजेंट अ पाथ, ऐसा नोड जो रिप्रेजेंट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। आ नोड दैट रिप्रेजेंट अ ग्राफ, एक ऐसा नोड जो ग्राफ को इस्तेमाल करता है, या फिर आ रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, या फिर ऐसा जो एलिमेंट को करता है। तो आर नोड एन एलिमेंट, एक ऐसा नोड जो किसी भी उस ग्राफ में मौजूद एलिमेंट है ना, उसको जब शो करेगा तो उसे हम उसका वर्टेक्स कहेंगे। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर परफॉर्मिंग अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पर हमारे पास देखें डिफरेंट तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक ही MCQs है, लेकिन इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से इन MCQs को करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो उसमें जो है ना ग्राफ वी वर्टिक्स एंड ई, तो उसके वर्टिक्स पर और एजिस पर ई, अगर वर्टिक्स उसके वी हैं और एजिस ई हैं, तो उन पर परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले OV, फिर हमारे पास OE, फिर हमारे पास OV प्लस ई, या फिर OV मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है OV प्लस ई। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज़ अ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ON का स्क्वायर। कहता है कि हमारे पास इनमें से कौन सी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो सबसे बुरा टाइम रखती है कॉम्प्लेक्सिटी का ON स्क्वायर के साथ। सबसे पहले बबल सॉर्ट, फिर हमारे पास मर्ज सॉर्ट, फिर हमारे पास क्विक सॉर्ट, फिर हमारे पास हीप सॉर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बबल सॉर्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम वर्क बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनस्टोर्ड पार्ट एंड पुटिंग इन इज इट एट द बिगनिंग। कहता है कि हमारे पास कौन सा एल्गोरिदम है जो वर्क करता है, बार बार वर्क करता है कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसे उठाए और उठा के क्या करे, सबसे इनिशियल पार्ट में रख दे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कोशिश करता हूँ बताने की कि हमारे पास 2 है, एक मिनट सॉरी, अगर हमारे पास 2 है, 3 है, और मेरे पास जो है वो 4 है, और मेरे पास 5 है, और आगे जो है ना वो ये 5 और ये 1 आ गया। अब एक ऐसा एल्गोरिदम जो 1 को उठाएगा और 1 को उठा के क्या करेगा, ला के इधर रख देगा। ठीक है, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा एल्गोरिदम जो है वो क्या कहलाएगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसे सबसे पहले हम रेज कर लें ज़रा, लें जी, देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है बबल सॉर्ट, फिर हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट, फिर हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, फिर हमारे पास क्विक सॉर्ट। तो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जी, विच सर्चिंग एल्गोरिदम रिक्वायर द लिस्ट टू बी सॉर्टेड बिफोर हैंड। कहता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसे रिक्वायर होता है कि लिस्ट टू बी सॉर्टेड बिफोर हैंड। तो इसमें सबसे पहले लीनियर सर्च है, फिर हमारे पास बाइनरी सर्च है, फिर हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है, या फिर हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बाइनरी सर्च इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच सर्चिंग एल्गोरिदम इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर सर्चिंग इन ट्रीज एंड ग्राफ्स। कहता है इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है जो प्राइमरली शुरुआती तौर पर ट्रीज़ में और ग्राफ में सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले लीनियर सर्च, फिर हमारे पास बाइनरी, फिर हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च, या फिर हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
तो हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है, यानी पहला डेप्थ फर्स्ट सर्च है जो प्राइमरली शुरुआती तौर पर जो है ट्रीज़ और ग्राफ में सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट डाटा टाइप इज़ कॉमनली यूज इन हैशिंग टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स, इनमें से कौन सा डाटा टाइप है जो की वैल्यू पेयर्स को हैशिंग इस्तेमाल होता है? सबसे पहले एरेज, फिर हमारे पास लिंक्ड लिस्ट, फिर हमारे पास बाइनरी ट्रीज, फिर हमारे पास हैश टेबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास हैश टेबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कोलियन रेजोल्यूशन तकनीक इन हैशिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज़ इन द सेम हैश बकेट्स यूजिंग अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट यूज़ करते हुए सेम जो हैशिंग बकेट है उसमें मल्टीपल जो है वैल्यूज़ आप कैसे स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में, उस तकनीक के बारे में बताना है। सबसे पहले चेनिंग आता है, फिर हमारे पास लीनियर प्रोबिंग आता है, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिंग प्रोबिंग आता है, फिर हमारे डबल हैशिंग आता है। तो चेनिंग यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि चेन बना देता है एक मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ की एक ही जो है बकेट में। विच ग्राफ एल्गोरिदम इज़ यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड वेट ग्राफ। तो इसमें हमारे पास डी एफ एस आ जाता है, फिर हमारे पास बी एफ एस आ जाता है, फिर हमारे पास डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम आ जाता है, फिर हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टेक्निक इज़ यूज टू डायनामिक प्रोग्रामिंग टू स्टोर एंड रीयूज़ दी सोल्यूशन और टू दी सब प्रॉब्लम्स। कहता है कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाती है ताकि उसे स्टोर की जाए और रीयूज़ किया जाए जितने भी सोल्यूशन है टू दी सब प्रॉब्लम, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ। क्या जी? मेमोराइजेशन, हमारे पास रिकरियन आ जाता है, फिर हमारे पास एट्रीरेशन आ जाता है, फिर हमारे पास बैक ट्रैकिंग आ जाता है। तो हमारे पास मेमोराइजेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच डाटा टाइप स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू स्टोर द कंप्यूटेड वैल्यू इन द डायनामिक स्ट्रक्चर। हमारे पास अरेज आ जाता है, लिंक्ड लिस्ट आ जाता है, स्टेक्स आ जाता है, यहाँ क्वीज आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर अरेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है व्हाट डज द पी स्टैंड फॉर एन पी कम्प्लीटनेस। तो हमारे पास यहाँ पर नॉन पोलिनोमियल है, नॉन पोलिनोमियल टाइम है, या फिर नॉन पोलिनोमियल कंप्लीट है, या नॉन प्रैक्टिकल है। तो हमारे पास यहाँ पर जो विच कॉम्प्लेक्सिटी क्लास कंटेन ऑल प्रॉब्लम्स डैट कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम। इनमें से कौन सी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्लास है जो कि तमाम किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड है पोलिनोमियल टाइप की उसे हल कर सकती है? एन पी कंप्लीट, या फिर हमारे पास एन पी हार्ड। तो हमारे पास पी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे जी आज के हमारे 50 क्वेश्चंस MCQs। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी और आपको लेक्चर मज़े का भी लगा होगा, समझ भी आई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड जितने भी है आपने लाजमी याद कर लेने। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।